दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार चुनाव का गेम चेंजर क्या है? क्या यह गेम चेंजर कोई राजनीतिक दल है या राजनीतिक मुद्दा है या फिर मुद्दों का समूह है? क्योंकि बिहार में लंबे वक्त के बाद एक ऐसा चुनाव दिखाई दे रहा है जिस चुनाव में न तो सत्ता विरोधी रुझान है और न ही सत्ता समर्थक रुझान है। यानी प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी सबका अभाव दिख रहा है। नीतीश कुमार की बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी स्कीम भी चल रही है। समाज के बड़े तबके खासकर महिलाओं तक पैसे पहुंचाने वाली जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली अलग अलग स्कीमें हैं, उनके माध्यम से पैसा पहुंचाने का खेल भी चल रहा है। अब जिस तरह से ये बेनिफिशियरी स्कीम एक तरह से वोट खरीदने का माध्यम बन गई है, क्या ये चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में है? बिहार की जो जमीनी हकीकत है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर तो है, लेकिन पूरे चुनाव का नतीजा बदल देगा ये बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी स्कीम, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। फिर बिहार चुनाव का गेम चेंजर क्या है? बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी एक मुद्दा है कि क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने की इजाजत देगा। दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। तीसरा, क्या जनता दल यूनाइटेड के हाथ से सत्ता छूटती है और सत्ता भाजपा के हाथ में जाती है तो सामाजिक न्याय और संविधान वाला जो नैरेटिव है वो नैरेटिव बना रहेगा या चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में डुबोकर बिहार से सामाजिक न्याय की राजनीति की विदाई हो जाएगी। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आम तौर पर लोगों के बीच में विमर्श का मुद्दा बने हुए। दूसरे हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तरह बिहार कमंडल की राजनीति के साथ उस तरह से नहीं जुड़ पाया जिस तरह से जोड़ने की कवायद अटल आडवाणी के दौर में भी हुई तो मोदी शाह के दौर में भी हुई। लेकिन मंडलवादी सियासत हमेशा बिहार में कमंडल पर भारी पड़ती रही। मोहन भागवत ने जब आरक्षण के ऊपर सवाल उठाया, आरक्षण की समीक्षा की बात की, उस वक्त बिहार चुनाव का गणित बदल गया। 2015 का साल था। 2024 में लोकसभा चुनाव के समय आखिरी फेज का चुनाव आते आते जो संविधान बचाओ का नैरेटिव उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ना शुरू हुआ, मोटे तौर पर कहें कि पूर्वांचल से आगे बढ़ना शुरू हुआ, उसने दक्षिण पश्चिम बिहार में जो आखिरी फेज का चुनाव हुआ वहां एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया। सभी 7 की 7 सीटें एक झटके में साफ हो गई। तो बिहार का चुनाव एक तरफ दलित चेतना, दूसरी तरफ ओबीसी ईबीसी के बीच सामाजिक चेतना और तीसरी तरफ जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना कोर वोटर मानती थी, मसलन की उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो तिलक तराजू और तलवार की राजनीति, बिहार की भाषा में कहें तो बनिया और अपर कास्ट की राजनीति, वैश्य और अपर कास्ट की राजनीति। ये राजनीति जो बिहार में चल रही थी, जहां भारतीय जनता पार्टी से अपने पॉलिटिकल एटीएम के तौर पर देख रही थी, उसमें सबसे बड़ा डेंट मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने लगाया। जीएसटी की मार, डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के हालात, इन सब ने छोटे व्यवसायियों का जीना हराम कर दिया। दूसरी बड़ी परिस्थिति जो पूरी तरह से नौकरी चाकरी और सरकारी वैकेंसी पर खासकर बिहार के अपर कास्ट के लोगों की एक बड़ी निर्भरता थी, उस निर्भरता के बीच जब अग्निवीर जैसी स्कीम आई, जब इस रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर पकौड़े तलने जैसी बातें सामने आने लगी, उसने चुनावी हिंदुत्व की धारा को बिहार में कहीं ना कहीं कमजोर किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में ड्राइवर सीट पर जो विपक्ष की पार्टी बैठी हुई है राष्ट्रीय जनता दल, क्या वो राष्ट्रीय जनता दल इसे अपने पक्ष में भुना पाने में सक्षम है? वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा बना। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचा दिया, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया, बिहार में एक नैरेटिव बना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कुछ ना कुछ बचाने के लिए हमेशा वोटिंग करनी पड़ रही है। कभी संविधान बचाने के लिए, कभी आरक्षण बचाने के लिए, कभी वोटिंग राइट बचाने के लिए। वो बचाने वाली मानसिकता जो बिहार में घर कर गई, उसके बाद उसका पॉलिटिकल डिविडेंड, चुनावी डिविडेंड यानी चुनावी लाभांश इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कितना उठा पाएगा, ये सवाल अब बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी संदेह के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व बिहार की मंडलवादी धारा ने जिस प्रकार की राजनीति की है, स्वाभाविक है कि बीजेपी का संदेह के घेरे में आना ही था। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार का चेहरा, महागठबंधन की भूमिका, कैंडिडेट सिलेक्शन एक ऐसे चुनाव में
जिसमें ना तो कोई प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, पूरा चुनाव इक्वेशनल एडवांटेज समीकरणों की राजनीति पर जाकर सिमट गया, तो गेम चेंजर आखिर है कौन? तो बिहार चुनाव की गेम चेंजर अगर बहुत साफ साफ कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज की तारीख में यह जरूर है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अकेले 243 सीटें लड़े तो शायद उसे 10 सीटें ना आए, भले ही उसे वोट 15-16% मिल जाए, लेकिन 10 सीटें भी ना आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी इस स्थिति में आ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के चेहरे का इस्तेमाल हुआ, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बिहार के वोटर्स के बीच में राइट्स का सवाल, अधिकारों के सवाल को लोगों का मुख्य राजनीतिक मुद्दा बना दिया, उस मुद्दे का कितना फायदा विपक्ष उठा पाएगा वो कांग्रेस पार्टी के बिना अब संभव नहीं है। जाहिर सी बात है, मुद्दा कांग्रेस ने बनाया, और जब कांग्रेस ने सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाया, आरक्षण को मुद्दा बनाया, वोटिंग अधिकार को मुद्दा बनाया, दलित चेतना को मुद्दा बनाया, संविधान सुरक्षा को मुद्दा बनाया, जब तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ती है और जितनी सीटों पर लड़ती है क्या उसमें क्वालिटी सीटें कांग्रेस को मिलती हैं? क्योंकि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में बिहार में सरकार नहीं बनी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, चिराग मॉडल का फायदा उठाने के बावजूद बिहार में महागठबंधन सरकार नहीं बना पाया, तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को माना गया। वही कांग्रेस पार्टी जो 20 में इसकी जिम्मेदार मानी गई, वो कांग्रेस पार्टी 2025 में सत्ता में आने के लिए तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित होने जा रही है। एक क्रिकेट का उदाहरण देता हूं, हमारे दर्शक ज्यादातर युवा हैं, बेहतर समझ सकते हैं। 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल, जोहानिसबर्ग का मैदान, पहले ओवर में ही ऐसा लगा भारत मैच हार गया, इंडिया हार गया ऑस्ट्रेलिया से। पहला ओवर जहीर खान ने डाला, 12 गेंदों का या 15 गेंदों का, शायद 12 गेंदों का ओवर डाला था। पहले ही ओवर में इंडिया के कंधे झुक गए थे। और 2011 के वर्ल्ड कप पर आइए, जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तब भी पहला ओवर जहीर खान नहीं डाला था, लेकिन पहले ओवर में जिस प्रकार से लगातार 2-3 ओवर जहीर खान ने मेडन डाले, विकेट निकाले, उसी समय तय हो गया कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। इंडिया ड्राइवर सीट पर है। मतलब जो जहीर खान 2003 में बोझ बन गए थे, भारत के लिए साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक डिसएडवांटेज का एक सबसे बड़ा कारण बन गए थे, हार के जिम्मेदार माने गए थे, वही जहीर खान 2011 में इंडिया को वर्ल्ड कप उठाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले, पहले ओवर से ही भारत को बढ़त दिलाने वाले बन गए थे। वही जहीर खान वाली कंडीशन आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है। 2020 में कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बनी, बिल्कुल सही बात है, और 2025 में यदि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी तो कांग्रेस की वजह से बनेगी, यह भी बात करीब करीब तय है। हालांकि इस बात को कहते वक्त एक तथ्य ध्यान रखना चाहिए कि 2020 में कांग्रेस पार्टी को ज्यादातर घटिया सीटें मिली थी। घटिया सीटें कहने का मतलब कि समीकरणों के लिहाज से वो सीटें बहुत माकूल नहीं थी, वो एनडीए गठबंधन के माकूल सीटें थी, और कैंडिडेट सिलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से गलतियां बहुत बड़ी हुई थी। एक तो सीटें अच्छी नहीं मिली, दूसरा सामाजिक समीकरणों के उलट जाकर कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट दिए, 4 उन महासचिव के तो 4 किसी दूसरे महासचिव के, तो 4 किसी अध्यक्ष के, तो 4 किसी प्रभारी के, तो 4 किसी स्क्रीनिंग कमेटी वाले के। इस ढंग से 70 सीटों का कोटा पूरा किया गया। 70 में कम से कम 50 का तो जरूर किया गया, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। कुछ राजद से भी गलती हुई कि कांग्रेस पार्टी को ऐसी सीटें थमा दी गई जहां कि उसके लिए हालात नहीं थे, और कुछ कांग्रेस से भी गलतियां हुई। खैर, 20 वाली बातों को भूलकर अब यदि 25 की तरफ हम बढ़े, तो 25 के जो हालात बिहार में दिखाई दे रहे हैं, उसमें कांग्रेस एक ऐसी पार्टी दिखाई दे रही है जो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के अंदर समाज के किसी भी वर्ग से वोट बटोरने की क्षमता है। पहले कहा जाता था कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं है, आज की तारीख में इस बात को स्वीकार करना होगा कि दलित वोटों की, महादलित वोटों की सबसे बड़ी गारंटी इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व दलित समाज से आने वाले नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व दलित समाज से आने वाले, महादलित समाज से आने वाले नेता राजेश राम के हाथ में है। और यदि राजेश राम, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव के पूर्व तेजस्वी यादव सरकार में
डिप्टी सीएम होंगे राजेश राम, इसकी सार्वजनिक घोषणा हो गई, तो बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट सबको चौंकाने जा रहा है। क्योंकि एक बड़ा ही समर्पित वोटर, जो कभी बसपा का वोटर था, कभी इधर उधर छिटकता था, नीतीश कुमार के महादलित के नैरेटिव के साथ नीतीश कुमार के साथ जुड़ा, और अब जब नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवालिया निशान उठने लगे, मीडिया में खबरें चलने लगी, तो उस वोटर के बीच संविधान बचाओ का मुद्दा भी उसके साथ आ गया। और उस मुद्दे के बाद जो सबसे बड़े संरक्षक के तौर पर उस वर्ग में दिखाई दे रही है, जिस पार्टी के पास दलित नेतृत्व नीचे से ऊपर से नीचे तक है, राष्ट्रीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक है, उसे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी दलित वोटरों के बीच में गारंटर बनकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए सामने आई लोकसभा चुनाव में, वैसे ही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लिए सामने आ सकती है। ये हालात अभी बने हुए हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने अनिल जैन को ओबीसी सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और जिस तरह से ओबीसी सेल ने अनिल जैन के कार्यभार संभालने के बाद बिहार में ईबीसी समुदाय पर फोकस किया, अलग अलग समुदाय की सामुदायिक रैलियां की, उसके बाद की परिस्थितियों में जो ईबीसी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ और एक ठीक ठाक हिस्सा नरेंद्र मोदी के आने के बाद चुनावी हिंदुत्व की बयार में भाजपा के साथ 2014 में ज्यादा दिखा, अब आरक्षण के मुद्दे पर उसमें एक तीसरा स्टेक होल्डर भी पैदा हो गया। पहले तो मंडल और कमंडल की लाइन में अति पिछड़ा बटा हुआ था, खासकर 2014 से लेकर 2022-23 के जमाने में। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार में कास्ट सर्वे कराया, और जैसे ही राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट सर्वे यानी जाति जनगणना के मुद्दे को लपक लिया, उसके बाद से बिहार की 36% ओबीसी आबादी के भीतर एक ठीक ठाक संख्या में कांग्रेस पार्टी स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आई। और जब कांग्रेस पार्टी एक हिस्सेदार के तौर पर, एक स्टेक होल्डर के तौर पर जब ओबीसी में सामने, ईबीसी में सामने आई, तो कहीं ना कहीं ये दिखने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव दरक रहा है। और इन सब के बीच जिस तरह से रोजगार, अग्निवीर, वैकेंसी, इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रो कॉर्पोरेट सत्ता के चापलूस पूंजीवाद वाली व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। उद्योगपतियों के हाथ में, बड़े बिजनेस घरानों के हाथ में सिस्टम सौंपा जा रहा है, ये धारणा बनने लगी। उसके बाद से एक ऐसे राज्य में जहां सरकारी नौकरी बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां पटना से लेकर दिल्ली तक, आईएएस से लेकर मास्टर तक, बैंक पीओ और क्लर्क जैसी जो लोअर मिडिल क्लास की बहुत बड़ी आबादी बिहार में है, उसमें बैंक पीओ की नौकरी और एसएससी की नौकरी को जो एक बड़ी नौकरी माना जाता है, उन सब को लेकर जो आशंकाएं व्याप्त हुई, उसका असर भारतीय जनता पार्टी, जिसे अपना कोर वोटर कहती थी, वेस्ट वोटर या अपर कास्ट का वोटर, उसके बड़े तबके में एक बदलाव दिखा। वो बदलाव लोकसभा चुनाव में सबने देखा। जिस इलाके से बिहार में सबसे ज्यादा लोग आर्मी में जाते हैं, अग्निवीर का बदलाव सबको दिख गया कि जनरल सीट तो छोड़िए, शाहबाद इलाके में जहां आखिरी चरण का चुनाव हुआ, बड़ी संख्या में लोग आते हैं वहां से आर्मी में और पैरामिलिट्री में, जनरल सीटों को छोड़ दीजिए, सुरक्षित सीट सासाराम की, जहां चुनावी हिंदुत्व को सबसे बड़ी शरणस्थली उसे कहते हैं, कर्मस्थली उसे कहते हैं सुरक्षित सीटों को, वो सासाराम की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। क्यों हारी? घर के बुजुर्ग, बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले समुदाय में घर के बुजुर्ग तो हिंदुत्व की लाइन ले रहे थे। नौजवान वर्ग, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे आर्थिक सुरक्षा चाहिए, उसे अग्निवीर पसंद नहीं था, उसे रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी को 3-3, 4-4 साल लटकाना पसंद नहीं था, उसे बैंक पीओ में वैकेंसी चाहिए। तो ये हालात जो बने हुए थे या अब भी बने हुए हैं, इसने भारतीय जनता पार्टी के प्रति संदेहों को बढ़ावा दिया है। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रति संदेह बढ़ रहा है, जैसे जैसे नीतीश कुमार की आगे की राजनीतिक भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे ईबीसी और लौकुश समुदाय के वोटर को यह लग रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को चुनाव के बाद हटाकर अपना मुख्यमंत्री थोप देगी और उसके बाद सामाजिक न्याय का मुद्दा गौण किया जा सकता है, दलित चेतना के मुद्दे को खत्म करने की कोशिश हो सकती है, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी के प्रति एक अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नतीजा बदल लेगी। आज भी मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी यदि 243 सीटें लड़ जाए तो भले ही वो 15-20% वोट ले आए, मौजूदा बदले हुए हालात में 10 से ज्यादा सीटें उसे मिलने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी राजद के साथ यदि फिर से 70 सीटें लड़ती है तो क्या पता वो 50 सीटों तक पहुंच जाए, क्या पता उसका कैंडिडेट सिलेक्शन
ढंग से हो तो आगे बढ़ जाए। एक बात माननी पड़ेगी कि प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बहुत मेहनत की है बिहार में। नतीजा जो आए, प्रदेश प्रभारी ने जितनी मेहनत की है कांग्रेस में, बिहार में कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा अगर बहुत मजबूत होता तो आज जो स्वरूप कांग्रेस के प्रति लोगों के लिए दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा असर दिखाई देता। लेकिन असर तो अभी दिख रहा है और सांगठनिक ढांचे की कमी को सांगठनिक ढांचे के बूते खड़ी राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई-एमएल जैसी पार्टियां काफी हद तक पूरी कर रही हैं। तो नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही है, सांगठनिक ढांचे की कमी को महागठबंधन के दूसरे दल पूरे कर रहे हैं और सामाजिक समीकरणों को साधने में अब देखा यही जाना है कि कांग्रेस करती क्या है। आज की तारीख में बिहार में कांग्रेस पार्टी की भूमिका को गौण करके महागठबंधन नहीं चल सकती। तेजस्वी यादव और लालू यादव इस बात को समझते हैं। जो मुद्दे प्रशांत किशोर उठा रहे हैं उन मुद्दों का असर भी कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा दिला रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक महादलित वर्ग अच्छे से खड़ा दिखाई दे रहा है, सवर्णों के तबकों में टूट दिखाई दे रही है, जीएसटी से परेशान वैश्य तबके में भी बहुत ज्यादा नहीं तो एक ठीक ठाक संख्या कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोगों की बन रही है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व जब बिखर चुका है बिहार में, सवाल यह है कि नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं अब कि नीतीश कुमार करेंगे क्या, चुनाव के बाद रहेंगे मुख्यमंत्री या नहीं रहेंगे। इसको लेकर जब सवाल उठ रहा है उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं महागठबंधन का आपसी समन्वय जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में दिखा, वो यदि बूथ पर दिख गया, वो यदि इलेक्शन कैंपेन में दिख गया तो बिहार का चुनावी नतीजा अलग हो सकता है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी गेम चेंजर है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और गेम चेंजर की भूमिका कांग्रेस पार्टी को की जो दिखाई दे रही है वो आने वाले वक्त में चुनाव तक बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इसको लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पक्के तौर पर इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कुछ क्योंकि अभी भी 1.5-2 महीने चुनाव में बचे हुए हैं और 1.5-2 महीना वक्त देखने में बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन सियासत की फिजा को बदलने के लिए तो 10 दिन 5 दिन भी काफी होते हैं। छोटा सा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सवाल यही है कि सामाजिक समीकरणों पर जो बिहार का चुनाव आकर टिका है, सभी वर्गों के बीच में एक तबका ऐसा जरूर खड़ा हुआ है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी हो, एक तबका सब में जरूर खड़ा हुआ है जो बदलाव चाहता है, सकारात्मक बदलाव चाहता है। और 2005 के पहले की बात कर उसे डराने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन क्या वो डर रहा है? मत भूलिए कि 2005 के बाद होश संभालने वाली पीढ़ी आज के बिहार का 1/3 के करीब वोटर है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और वही बदलाव बिहार की सियासत में 2005 के पहले की याद दिलाकर डराने की जो कोशिशें हैं उन कोशिशों को हवा दे रही है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दों के साथ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी सफल होती है तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने की संभावना बढ़ रही है। कांग्रेस विफल होती है या कांग्रेस को महागठबंधन के लोग ही 2020 की तरह ट्रीट करके सीट शेयरिंग में और दूसरे मामलों में विफल कराने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। आज मैंने एक खबर देखी, खबर यह आई कि कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्ष से उम्मीदवारों के बारे में विचार विमर्श करेगी। आज की हकीकत यह है कि ज्यादातर जिला अध्यक्ष खुद किसी न किसी सीट से टिकट चाहते हैं। क्या उस परिस्थिति में जिला अध्यक्ष की रिकमेंडेशन, उनकी सिफारिश निष्पक्ष हो सकती है? इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी को ध्यान देनी होगी, अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि जीत के करीब पहुंचकर धड़ाधड़ विकेट गिर जाते हैं, रनआउट होने की स्थिति बन जाती है। कांग्रेस को आज की तारीख में क्लीन बोल्ड तो बिहार में नहीं कराया जा सकता, रनआउट होने की स्थिति यदि बन जाए तो उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन उस रनआउट की जिम्मेदारी भी कांग्रेस के साथ साथ पूरे महागठबंधन की है। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जो अब तक सजग दिख रहे हैं वो आगे कितने सजग रहेंगे ये देखा जाना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।